औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम जो यूएस हिस्ट्री है उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, फीचर्स एंड इश्यूज। ठीक है, इसके ऊपर पास्ट पेपर्स भी उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। मेजर फ्लॉज के बारे में पूछा जाता है कि मेजर फ्लॉज क्या थे आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। उसके बाद जी फर्दर और भी डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स एंड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इंशाल्लाह ताला हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अभी इस बार जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है वो क्या है, और यही इसके साथ डील करना इट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन द अमेरिका। ठीक है, और वो जो एक अर्ली इरा था, जिस तरह पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी तो अर्ली इरा में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था, जिनके अंदर एक सबसे मेजर इशू था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और वो फिर हमारा जाके पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 9 साल बाद 1956 के अंदर, जबकि जो अमेरिका था इसने 1789 के अंदर अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। एंड इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सर्वाइविंग कॉन्स्टिट्यूशन है टिल नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन हैं क्या। द 13 अमेरिकन कॉलोनीज बिकेम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1783 फॉलोइंग देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो इसका अगर मैं आपको मैप बना दूं अगेन, तो ये है हमारा अमेरिका, और ये जो एरा था ना, ये सिर्फ ये थी आपकी 13 कॉलोनीज। ठीक है, ये कॉलोनीज थी जिन्होंने ये 1783 के अंदर इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ये सारा जितना भी ये एरिया था ये बाद में इनको मिला, ये उस टाइम नहीं था। तो जब बिफोर द वॉर एंडेड दे रेटिफाइड अ फ्रेमवर्क फॉर देयर कॉमन एफर्ट्स, और these articles of confederation provided for a union but an extremely loose and fragile one। इन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क इन्होंने साइन किया और रेटिफाई किया 13 कॉलोनियों ने कि हम इसके तहत अपनी इन कॉलोनीज को चलाएंगे। जो एक एसओपीज थे, जो रूल्स थे, वो जो फ्रेमवर्क था उसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन कॉल्ड इट अ रोप ऑफ सैंड। नेक्स्ट अगर चलें तो फीचर्स क्या आते हैं जी। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन ये अंडर कांग्रेस था। उसके अलावा स्टेट्स वर मोर पावरफुल। इसके अंदर जो स्टेट्स थी, जो जिस तरह मतलब कि यूएस के अंदर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस हैं, तो स्टेट्स जो थी वो मोर पावरफुल थी। सेंटर वाज वीक, जिस तरह हमारा फेडरेशन है, उनका जो सेंटर था वो काफ़ी वीक था। उसके बाद ये स्टेट हैड फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर्स, मतलब कि जितना कुछ था वो सूबों के पास था। ठीक है, जो नेशनल गवर्नमेंट थी, जो मेजर जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद जी अब इश्यूज क्या थे इसके अंदर, अगर हम फर्दर इश्यूज देखना स्टार्ट करें तो इसके अंदर कोई सेंट्रल एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं थी। जिस तरीके से प्रेसिडेंट इस टाइम है अमेरिका के अंदर, इस तरह की कोई भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पर कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं थी। नो कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वहां पर सूबों की ज़्यादा वो चलती थी, तो जो नेशनल गवर्नमेंट के पास कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई क्राइटेरिया था ही नहीं, उसकी कोई ना ही अथॉरिटी थी और ना ही वो कर सकते थे। यूनिकैमरल इन नेचर, मतलब कि अब जिस तरीके से इस टाइम अमेरिका के अंदर भी दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक महासभा है और एक लोकसभा है, इसी तरह उस टाइम सिर्फ एक हाउस हुआ करता था, लाइक या नेशनल असेंबली होगी या सेनेट होगा, कोई एक होगा। उसके बाद जी नो चेक्स एंड बैलेंस, कोई चेक बैलेंस नहीं था कि किसने किसके ऊपर क्या चेक रखना है, कोई इस तरह की किसी से कोई पूछ कुछ नहीं होती थी। नो सेपरेशन ऑफ पावर, कोई सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भी नहीं था। ठीक है,
उसके बाद ये फर्दर अगर हम देखें तो नो यूनिफॉर्मिटी इन करेंसी, हर जो भी स्टेट थी उसकी अपनी अलग अलग करेंसी थी जो कि वो चलाया जा रहा था। उसके बाद ये टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट वाज ओनली 1 ईयर, उस टाइम जो प्रेसिडेंट बनता था, ठीक है, उसकी सिर्फ 1 साल हुकूमत होती थी। चांस ऑफ पॉलिटिको इकोनॉमिक क्राइसिस एंड रिबेलियन देयर वाज, जारी बात है जब इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो उस टाइम मुल्क के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि मे बी अभी कोई क्लैश स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जी कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो सिर्फ से कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जिनके ज़रिए वो काम किया जा रहा था। नो नेशनल मिलिट्री फोर्स, वही जो एक मिलिशिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ वाशिंगटन, वही चल रहा था, उसी से काम ये लिए जा रहे थे। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो लिटिल सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, अगेन वही फॉरेन पॉलिसी वाला जो इशू था। नो नेशनल सिस्टम फॉर इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्सेशन का कोई निज़ाम नहीं था। डिफरेंसेस थे बिटवीन फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट। जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, जबकि जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हों। तो इनके दरमियान क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे। इकॉनमी जो थी वो अमेरिका की बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि 1780 अगर आप देखें इनकी 1776 के अंदर इनकी वॉर स्टार्ट हुई थी। उससे पहले भी इनके ऊपर टैक्सेस लगा लगा के इनको काफ़ी निचोड़ा जा चुका था, और फिर 7 साल इनकी वॉर में रहे, तो उसकी वजह से मुल्क की जो इकॉनमी थी वो ऑलरेडी काफ़ी वीक थी। पावर्स एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाज बहुत ज़्यादा जो थी वो भी वीक था, और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम था वो भी काफ़ी वीक था। तो ये थे कुछ इश्यूज जो कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के थे। फर्दर हम ये देखेंगे जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके अंदर जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। सो स्टे ट्यून्ड रहें जी, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है।